guys, so last time you know that we were doing the pollutants. हम लोग pollutants जो है वो करने जा रहे थे. Pollutants में हम लोगों ने ओजोन शुरू किया हुआ था. ओजोन which is called as the O3. ठीक है जी. तो ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट इज बेनिफिशियल, वो मैंने कल आपको बताया था. और वो क्यों बेनिफिशियल होती है? क्योंकि वो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको स्टॉप कर लेती है वहां पे, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज जो हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती. ठीक है. और स्किन कैंसर होने से बच जाता है. लेकिन ओजोन हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है. ठीक है. तो इसको लिख दें कि ओजोन in the lower atmosphere is harmful and is formed when by two methods. ठीक है जी. दो मेथड से जो है ना इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. पहला जो मेथड होता है इसका, that is the electric sparks produced in car engine changes the oxygen into ozone. So this is, my dear students, the first way. लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन में चेंज हो जाती है जी. O3 में 3O2 2O3. The second method of its formation, around the high voltage electrified wires high voltage electrified wires, the oxygen changes to ozone. ठीक है जी. इसमें भी यही काम होगा कि 3O2 is going to form 2O3. ठीक है जी. तो अगला पॉइंट है कि ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर causes photochemical smoke which causes respiratory diseases. ठीक है बच्चों. तो ये आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि ओजोन जो है ये हमारे लिए इस तरीके से काम करती है जी. जी चलिए आगे. ये हमारा ओजोन जो है ये भी खत्म हो गया. तो ओजोन जो है ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में तो बेनिफिशियल है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में हमारे लिए ये प्रॉब्लम को कॉज करती है. जितना भी ये सर्दियों से पहले आप लोग देखते हैं कि स्मॉग बनती है, तो वो स्मॉग इसी ओजोन की वजह से बनती है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो कॉज करती है. उसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स.
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम लोग CFCs भी कहते हैं जी, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये कोई एक कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें तीन एलिमेंट मौजूद हों, कार्बन के साथ क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह इस किस्म की चीजें जो है वो लगी हों। ठीक है जी। तो इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकते हैं, तीन कार्बन भी हो सकते हैं, चार कार्बन भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो दे आर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स in which the three elements are present: chlorophyll, chlorine, fluoromine, fluorine, and carbons mean carbon। तो ये तीन एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है मेरे बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एज द CFC। ठीक है, उसको CFC का नाम देते हैं। इनका सोर्स क्या होता है? इनका सोर्स जो है वो ड्यूड्रेंट्स वगैरह जो आप लोग बॉडी स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, या रेफ्रिजरेटर में जो गैसेस वगैरह भरते हैं जी, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से है। तो इसको लिखने, इनका सोर्स क्या होता है? इनका सोर्स जो है एक तो डिओड्रेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेटर गैसेस, ठीक है जी, ये सारे जो है वो इसके सोर्स होते हैं। जो CFCs है इनका काम क्या होता है कि CFCs डेप्लीट, ये करती क्या है कि जब ये हवा में जाती हैं ये CFCs, तो इनके बारे में जरा सुनिए, ये क्या करती हैं? कार्बन और जो क्लोरीन का बॉन्ड होता है, ये बहुत ही ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड। तो जब ये हमारे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो वहां पे इनके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है, तो ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो ये क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम बन जाता है, जिसके जिसके साथ हम लोग डॉट लगा देते हैं, और ये कार्बन के साथ ये तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसके साथ भी डॉट लगा देते हैं, तो ये चीजें फ्री रेडिकल बन जाती हैं। ठीक है, दिस इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब एक न्यूट्रल एटम जिसका वैलेंस या स्टेबल नहीं है। ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये क्या करता है, हमारी जो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ये उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, और उसके साथ रिएक्ट करके उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, और उसको O2 में चेंज कर देता है। तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, ये उस ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज करता जाता है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेस हमारी जमीन में एंटर हो जाती हैं, हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में, और वो स्किन कैंसर जो है वो कॉज कर सकती हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये ओजोन लेयर को, जो कि हमारी अपर एटमॉस्फेयर में हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको डिप्लीट करती जाती है। तो इसको लिखने कि CFCs deplete the ozone layer in the upper atmosphere, due to which the harmful UV rays can reach the earth and can and causes skin cancer। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया जी। अच्छा जी, अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज आपकी जो है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में एक ही गैस आती है जो कि मीथेन होती है, CH4, ये मीथेन है। और इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है डिके ऑफ
वेजिटेबल मैटर। ठीक है जी। डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। जब भी कोई सब्जी वगैरह गलती सड़ती है तो उसके रिजल्ट में आपकी मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये इसका सोर्स है कि ये इस तरीके से बनती है। सोर्स, सोर्स ऑफ मीथेन। मीथेन जो होती है मेरे बच्चों, ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है, और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं जो कि चीजों को हॉट कर सकती हैं, ये उन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होती हैं, यानी बारिश होती है तो होती जाती है, गर्मी पड़ती है तो पड़ती जाती है, सर्दी पड़ती है तो सर्दी पड़ती जाती है। तो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होते हैं, और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि जो पहाड़ों के ऊपर वो ग्लेशियर्स होते हैं वो काफी पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन पे सैलाब वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो आप लोगों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो होता है, उसके नुकसान होते हैं। तो इसको पहले लिख लें कि CH4 is a greenhouse gas and its greenhouse factor is 30 times greater than कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 0.03%, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, जो मीथेन होती है, इसका जो ग्रीन हाउस फैक्टर है वो 30 टाइम्स ग्रेटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी। और दूसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ गैस which absorbs the radiations of longer wavelength and increases the temperature of atmosphere by causing global warming is called greenhouse gas। ठीक है जी। सूरज से आने वाली जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस हैं, जिसमें इंफ्रारेड भी आ जाती है, माइक्रोवेव भी आ जाती हैं, और रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं, ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस हैं। माइक्रोवेव आपका इसी असूल के तहत बना है कि उसमें जब कोई चीज रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जब भी किसी चीज में एब्जॉर्ब होगी तो वो चीज गर्म हो जाती है। आप लोग धूप में खड़े होते हैं तो धूप आपको गर्मी प्रोवाइड करती है, वो किसकी वजह से? कि लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज, डैमेजेस बाय ग्रीन हाउस, सॉरी, डैमेजेस बाय ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा जी, पहला डैमेजेस का जो है वो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का, माय डियर? एक्सट्रीम वेदर चेंजेस। ठीक है जी। दूसरा इसका क्या होता है? राइजिंग टेम्परेचर। तीसरा क्या होता है?
melting of glaciers results in flooding। ठीक है जी, तो ये तीन आप इसके जो है वो डैमेजेस जो है वो याद रखने जी। जी यहां तक सबको समझ लग रही है? अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज आपकी जो है वो कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होता है? हवा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये गैस हमारी जमीन पे आती है बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। और जब यही प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में ग्लूकोज की फॉर्म में आ गई थी, वो दोबारा से रेस्पिरेशन की फॉर्म में दोबारा से हवा में चली जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं छोटी सी, ये देखें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। Green plants, they take carbon dioxide from the air, water from the soil, and in the presence of sunlight, ठीक है जी, chlorophyll, they change this one into glucose 36H12O6 plus 6O2. Okay, so this is photosynthesis। तो इसमें ये सनलाइट आपकी जो है वो अब्सॉर्ब होती है, तो इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। whereas in the process of the respiration the opposite process would take place, the glucose C6H12O6 this is being oxidized to form 6 carbon dioxide and 6 water। तो ये आपका जो है वो उल्टा काम हो जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बनके हवा में चली जाती है। यहाँ जब प्लांट्स की लकड़ी को आप लोग बर्न करते हो, कंबस्टन करते हो, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनके हवा में चली जाती है। यहाँ जब ये प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं, यानी गलते सड़ते हैं, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनके हवा में चली जाती है। इन प्लांट्स को जब कोई एनिमल खाता है, ठीक है, और उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाता है जी, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होती है ये इन एनिमल्स के अंदर आ जाती है, और ये एनिमल्स भी जो है जब ये डिकम्पोज होते हैं, गलते सड़ते हैं, तो तब भी आपकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, या ये जो है वो जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो तब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। यहाँ ये दोनों जो है एनिमल्स और प्लांट्स, बल्कि रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन, हाँ दोनों प्रोसेस में इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाएगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूरा कार्बन साइकिल है। यहां तक समझ लग गई है जी सबको? यस। अच्छा जी, अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अच्छा जी, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट शुड बी प्योर, उसको हमेशा प्योर होना चाहिए। कुछ मुल्कों में पानी इतना ज्यादा कम होता है कि वहां पे क्या करते हैं कि जो सीवरेज वाटर होता है, गटरों में जो जाने वाला पानी है, उसी को दोबारा से रिसाइकल करके और उसको री यूज किया जाता है, क्योंकि उन मुल्कों में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं वो सीवरेज वाटर को ही हम लोग जो है वो प्योर कर रहे हैं। दैट हाउ द सीवरेज वाटर दैट वुड बी प्योरिफाइड। तो उसके लिए मेरे बच्चों यू हैव टू फॉलो द 5 स्टेप्स। आपको 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये मैं आपको समझाता जाता हूँ और साथ साथ डिक्टेट करवाता जाऊंगा। स्टेप 1 में हम ये करते हैं कि बड़े बड़े से तालाब बना लेते हैं, रेजर्वोयर्स बना लेते हैं, और उसमें ये जो सीवरेज वाटर होता है, गटरों का पानी होता है, वो इकट्ठा करके, और उसमें जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि बड़े बड़े कोई पत्ते हो गए, लीव्स और स्टोन्स वगैरह, वो उसमें से जो है वो बाहर निकाल देते हैं जी। ठीक है, तो पहला स्टेप लिख लीजिए, स्टेप 1 लिखिए जी।
collect the impure water in the large reservoirs and screen them. स्क्रीन कहते हैं फिल्टर। सर सॉरी, आप एक दफा रिपीट करेंगे? बेटा जल्दी से लिखते जाओ, कितनी बार रिपीट करो। collect the impure water in large reservoirs and screen them। स्क्रीन कहते हैं फिल्टर। screen them with large impurities, leaves and stones। ये पहला पॉइंट है कि आपने पानी को बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स में, तालाबों में इकट्ठा कर लें और उसमें जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं, लीव्स और स्टोन्स, वो उसमें से निकाल दें। उसके बाद दूसरा स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग पानी के अंदर एक सब्सटेंस डालते हैं जिसका नाम होता है जी एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है जी। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। दिस इज अ क्लम्पिंग एजेंट। ये क्लम्पिंग एजेंट होता है जी। इसका काम क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लम्प टुगेदर जो है वो करके और एक बड़ा पार्टिकल जो है वो उसमें चेंज कर देता है लाइक दैट। ठीक है, तो इसको लिखिए स्टेप 2 में। स्टेप 2 लिखिए ऐड एल्यूमिनियम सल्फेट, in water which will clump together the small suspended particles, into larger ones। ठीक है जी, ये आपका स्टेप 2 है। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग लेयर्स बना देते हैं इस तरीके से, सैंड और ग्रेवल की लेयर्स बना देते हैं डिफरेंट। दिस इज सैंड, दिस इज ग्रेवल, दिस इज सैंड एंड दिस इज ग्रेवल। सो अगेन सैंड एंड ग्रेवल। तो सैंड और ग्रेवल की आप लोग लेयर्स बनाते जाए और यहां से आप लोगों ने इम्प्योर वाटर को जो है वो पास करना है। तो ये इम्प्योर वाटर जब यहां से गुजरेगा तो जो इसके अंदर जितनी भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पानी में होते भी इनसॉल्युबल है लेकिन पानी में तैरते रहती है, वो ये सैंड और ग्रेवल के साथ जो है वो चिपक जाएंगे। तो इसको मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, इसको लिख लो जरा। पास द इम्प्योर वाटर, pass the impure water through different layers to two pass the impure water through different layers of sand and gravel, which will remove the suspended particles। ठीक है जी। आगे चलिए जी, नेक्स्ट आपका स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पानी को पास करते हैं एक्टिव चारकोल के ऊपर से। एक्टिव चारकोल का मतलब कोयला होता है, कार्बन होता है। पानी को कोयले में से जो है वो पास करते हैं, यानी जलता हुआ कोयला नहीं, यानी वैसे ही ठंडा कोयला। एक्टिव का मतलब जो जल सकता हो उसको कहते हैं। तो एक्टिव चारकोल या कार्बन के ऊपर से पास करेंगे। आपको पता है जो सीवरेज वाटर होता है, गटरों का पानी होता है, उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। तो पानी को
ओडुअरलेस, ओडुअर कहते हैं स्मेल को, ODOUR, ओडुअर। तो वाटर को ओडुअरलेस और टेस्टलेस बनाने के लिए हम लोग उसको एक्टिव चारकोल के ऊपर से पास करते हैं। तो पास, इसका पॉइंट लिख लीजिए, पास द वाटर ओवर एक्टिव चारकोल, ब्रैकेट में कार्बन लिखने हैं, which makes the water tasteless and odorless। ठीक है जी। आगे लिखिए जी, लास्ट स्टेप, स्टेप 5 में पानी में ऐड करते हैं क्लोरीन, थोड़ी सी अमाउंट में। तो वो क्लोरीन क्या करती है कि वो जर्म्स किलर होती है, तो वो जर्म्स को और बैक्टीरिया को पानी में से जो है वो किल कर देती है जी। अच्छा जी, तो पानी जो है, आप इनकी इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना अकेडमी वालों से। पानी के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं, क्लोरीन क्या करती है बच्चों, पानी को जो है वो पानी में से जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो पानी आपका प्योर हो जाता है। तो उसको लिखिए, ऐड क्लोरीन इन द वाटर which makes the water free from germs and bacteria। ठीक है जी, that's it for today guys।